Hello everyone, this is Sasti Guru and I welcome you all on my YouTube channel. So as you all know कि अभी जो है इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग चैप्टर। इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी सारे लेक्चर्स मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर। इसमें जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं हम उनकी बात करने वाले हैं, जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग ऑटोमोबाइल के बारे में बात करेंगे। फिर इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स जो है जैसे कि स्पेशली पॉल्यूशन एंड ऑल, इस तरह के फैक्टर्स को हम लोग चेकआउट करने वाले हैं। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिख जाएगा इसके प्लेलिस्ट का, आप वहाँ जाओ और पुरानी जो वीडियोस हैं पहले उन्हें देख लो ताकि चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर। So without wasting too much time, let's move on and let's begin the topic. So the first topic today is cement industry. We'll be talking about this one. आज हम लोग सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। Let me change the color of the highlighter. I hope blue will be good for everyone. So इसमें आई मीन यू डोंट हैव टू थिंक अ लॉट। इंडस्ट्रीज के बारे में अगर मैं आपको बता दूं कि आपको जो इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ना है काफ़ी मिनिमल चीज़ें पढ़नी है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है ना। नॉर्मल बेसिक जानकारी लेना होता है। तो इस इंडस्ट्री की बात करें तो बिल्डिंग मतलब कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कामकाज में हमें इसकी जरूरत होती है। रोड्स बनाना हो, बिल्डिंग बनाना हो, फैक्ट्रीज बनानी है, ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, इन सभी चीज़ों में हमें इसकी जरूरत है। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो इंडस्ट्री है इसका जो रॉ मटेरियल है वो क्या होता है, बल्कि होता है। बल्कि मतलब हैवी, हल्क जैसा, है ना। तो कौन कौन से रॉ मटेरियल है, लाइमस्टोन है, सिलिका और जिप्सम है। यू कैन सी दिस थिंग्स हियर इन द पिक्चर। ये हो गया आपका लाइमस्टोन, है ना, ये हो गया आपका सिलिका और ये हो गया जिप्सम। तो ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती है। सिलिकॉन जिप्सम जो है बेसिकली जब वाटर के साथ जब वो मिक्स होता है, जब उसमें वाटर मिक्स होता है सीमेंट में, तो उसको हार्डनेस प्रोवाइड करने के लिए यूज होता है। ठीक है। तो अब यहाँ इसके साथ साथ जाहिर सी बात है कि इस प्लांट को चलाने के लिए ये जो फैक्ट्री इसको इसको रन करने के लिए कोल और इलेक्ट्रिक पावर की हमें जरूरत होती है। साथ साथ चूंकि हैवी चीज़ है तो आप ट्रक या फिर इस तरह की चीज़ों का यूज़ नहीं कर सकते हो इंडस्ट्री से इसको मार्केट तक पहुंचाने के लिए, तो रेल ट्रांसपोर्ट यूज होता है बेसिकली। फिर जब रेल ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये मार्केट तक पहुंच जाता है तो मार्केट के बाद ये डोमेस्टिक सप्लाई के लिए आपने देखा होगा कि ट्रक वगैरह फिर लोकल लोकल जो भी ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम है वो यूज किया जाता है। ठीक है। तो चूंकि हैवी है आउटपुट भी, तो वहाँ रेल ट्रांसपोर्ट बेसिकली प्रेफर किया जाता है। ठीक है। अब कहाँ कहाँ पे है, तो मैक्सिमम जो इंडस्ट्रीज है वो गुजरात में है। ठीक है। अब यहाँ से इसको क्या फायदा होता है, गुजरात में होने से हमें दो तीन फायदे होते हैं। एक तो हमारा डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट पूरा होता ही है। ये जो हमारे जो कंट्रीज है ना, ये जो अरेबियन कंट्रीज जिन्हें कहते हैं, कुवैत, बहरैन, कतर, यूएई, ओमान, यमन, सऊदी अरबिया, इन सभी को भी सीमेंट की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ से हम लोग इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं गुजरात के पोर्ट से, है ना। उसके अलावा भी कई सारे स्टेट्स हैं और कई सारी ऐसी जगह, जैसे एक फेमस प्लेस है सतना, आपने नाम सुना होगा। तो ये प्लेस भी काफ़ी फेमस है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि सतना जो है इंडिया के कौन से स्टेट में है। तो ऐसा अपना जीके बढ़ाओ, गूगल पापा यूज करो एंड इफ यू नो इट इज़ वेरी गुड। तो इंडिया में सबसे पहले सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो ये चेन्नई में सेटअप हुआ था इन 1904। ठीक है। उसके बाद हमारी आज़ादी के बाद ये फैक्ट्री जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ते चला गया एंड ग्रेजुअली हम जो है हमारी क्वालिटी और इस तरह की चीज़ों में भी काफ़ी धीरे धीरे हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं। इस वजह से हमारे प्रोडक्ट की डिमांड जो है मार्केट में बढ़ती चली जा रही है ना। नेक्स्ट जो है पिक्चर देख के आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट जो इंडस्ट्री होगी वो है ऑटोमोबाइल, है ना। तो बात करते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की। तो आई मीन बच्चों वाली चीज़ें यार, 9th 10th के बच्चों तुम लोगों के लिए वही है। बहुत ज़्यादा मैंने कहा ना कि बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ईजी चीज़ें हैं। व्हीकल प्रोवाइड करता है क्विक ट्रांसपोर्टेशन के लिए, है ना। ट्रक, बस, कार, मोटरसाइकिल, ब्रूम ब्रूम, थ्री व्हीलर और इस तरह की चीज़ें जो है ये सारी चीज़ें बनती हैं। यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके जानने के लिए, वो है कि इंडिया में अगर मैं बात करूँ ऑटोमोबाइल सेक्टर में अगर रिवोल्यूशन आया तो वो था लिबरलाइजेशन के बाद। अगर आप क्लास 10th के बच्चे हो तो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा लिबरलाइजेशन, ट्रेड लिबरलाइजेशन। 1991 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी पॉलिसी चेंज करती है। ठीक है। इकोनॉमिक पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की चेंज होती है 1991 में। उसके बाद काफ़ी सारी फॉरेन कंपनीज को आई मीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परमिशन दे दिया कि इंडिया में आके आप ट्रेड कर सकते हो। तो अपने इंडियन मार्केट को एक्चुअली गवर्नमेंट ने ओपन कर दिया था। इसी पॉलिसी को लिबरलाइजेशन कहते हैं। ठीक। तो इस वजह से हुआ क्या कि कई सारी जो फॉरेन कंपनीज थी जो काफ़ी बेहतर है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, वो इंडिया में आती हैं, वो अपनी गाड़ियों को लॉन्च करती हैं, है ना। और उससे फिर रिवोल्यूशन आता है। रिसेंटली अब कौन सी कंपनी आ रही है, टेस्ला इज कमिंग टू इंडिया, है ना। अब ये जो इंडस्ट्री है इंडिया में कहाँ कहाँ लोकेटेड है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। दिल्ली, गुरुग्राम, है ना, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर एंड बेंगलुरु। ये वो इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं हमारे कंट्री में जहाँ पे ये सारी इंडस्ट्रीज लोकेटेड है। तो यू कैन यूज द मैप एज वेल टू लोकेट ऑल दिस थिंग्स ताकि आपको याद रखना आसान हो, है ना। सो समवन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, आप लखनऊ कौन से स्टेट में है, इंदौर कौन से स्टेट में है,
जमशेदपुर कौन से स्टेट में, बाकी तो आपको पता होगा, बट लेट मी नो दिस स्टेट्स एंड गुरुग्राम एज वेल। तो ये जो शहर है ये कौन कौन से राज्य में है, प्लीज लेट मी नो। लखनऊ तो वैसे भी इजी है, सबको पता होगा। चलो, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आईटी सेक्टर। इस इंडस्ट्री की बात करते हैं, इसके बिना तो हमारा आज का टाइम बिल्कुल ही अधूरा है ना। अभी अपन जो ये जो क्लास में रिकॉर्ड कर रहा हूँ या फिर ये जो यूट्यूब पे आप देख रहे हो, ये सब इसी इंडस्ट्री की देन है। तो काफी वाइड वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट है। ठीक है, ट्रांजिस्टर की बात करें, ट्रांजिस्टर वही रेडियो की बात हो रही है, टेलीविजन, टेलीफोन, आपके सेलुलर टेलीकॉम्स, radars, computer, and many other equipments are there. I mean, we just even can't find the range of this kind of products available in the IT sector. बेंगलुरु की बात करें तो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल है, ये आपके लिए काम की चीज़ है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। बेंगलुरु हैज इमर्ज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। एंड इसके अलावा भी कई सारे सेंटर्स हैं इंडिया में जो कि फेमस है, लाइक मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ एंड कोयम्बटूर। कोयम्बटूर कहाँ पे है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और इंडस्ट्रीज की लोकेशन की बात करें, ये मार्केट थे, है ना। तो बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, ये वो जगह है जहाँ पे इसकी फैक्ट्रीज काफ़ी ज़्यादा सेटअप्ड है। ठीक है। और इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा फायदा में क्या हुआ है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। और नॉट नॉट ओनली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, हमारा जो है जीडीपी जो है उसमें भी इसका कंट्रीब्यूशन काफ़ी है। आई डोंट नो व्हाई पेन इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, तो आई विल टेक इट आउट ऑफ द क्लास। सो जीडीपी की अगर हमारी ग्रोथ हुई है तो इसमें भी इसका एक बहुत बड़ा रोल रहा है ना। बीपीयूज वगैरह ये सारी चीज़ें जो भी है आईटी सेक्टर की वजह से आने की वजह से प्रोसेसिंग जो है आउटसोर्सिंग का जो काम है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा इंडिया में, और इस वजह से हमें काफ़ी फायदा हुआ है। ठीक है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों बनाने में हम लोग काफ़ी इफिशियंट हैं, वी ऑल नो दिस थिंग। इस वजह से आईटी इंडस्ट्री इंडिया में इट गॉट अ बूम, हाँ, काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है ये इंडस्ट्री। ये तो हो गए हमारे सारे इंडस्ट्रीज के, पहले भी मैंने सारी इंडस्ट्रीज डील कर रखी है, आयरन एंड स्टील, एल्युमिनियम एंड ऑल एंड होल लॉट ऑफ थिंग्स हमने डिस्कस कर रखी है। ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम प्रॉब्लम्स एज वेल। जहाँ कुछ बेहतर चीज़ें होती है वहाँ प्रॉब्लम्स तो होंगे ना। तो इंडस्ट्रीज की वजह से पॉल्यूशन भी काफ़ी फैल रहा है और इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग्स, और इसके लिए हम लोग 4 तरह के पॉल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, एयर, वाटर, लैंड एंड नॉइज। डोंट वरी, बहुत ही इजी होने वाला है, बहुत ही सिंपल चीज़ है आपके लिए, मतलब बच्चे ही हो, आई मीन, बट मतलब आपके लिए काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं जो पढ़नी है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे जाके आपको पढ़ना है, सो टेंशन लेने की बात नहीं है, एक रीडिंग डालोगे एंड थिंग्स आर डन। सो सबसे पहले बात करते हैं एयर पॉल्यूशन की। तो हमारे एयर में जो अनडिजायरेबल गैसेस हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस तरह की जो चीज़ें हैं, इवन नाउ मीथेन एज वेल, है ना। तो ये जो सारी चीज़ें अवेलेबल जो है हमारे एयर में, इनकी वजह से एयर पॉल्यूशन कॉज हो रहा है। ठीक है। और इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ गैसेस ही हैं, सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स भी हैं, जैसे डस्ट है, स्प्रे है, मिस्ट है, स्मोक है। आपने सुना होगा कि दिल्ली में नवंबर दिसंबर के टाइम पे, अक्टूबर के टाइम से इट बिगिंस जनरली, कि वहाँ पे क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन की वजह से आपको वहाँ हम मतलब विजिबिलिटी जीरो हो जाती है लोगों की, है ना। तो वो उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे आप सबने सुना होगा कि फार्मर्स जो है आसपास में जो है, वो जो जब गेहूं की खेती होती है उसके बाद जब उसको, सॉरी धान, गेहूं नहीं, पैडी की खेती के बाद जब उसका जो बच जाता है उसका, तो उसे उसे जलाने की वजह से रेसिड्यू मटेरियल जो वो जलाते हैं उस चीज़ की वजह से वो सारा का सारा पॉल्यूशन फैलता है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है इस चीज़ को लेके। ठीक है। तो बेसिकली अब वो जो स्मोक जो निकलता है, तो वो तो हो गया एक छोटा सा फैक्टर है ना। उसके अलावा केमिकल और पेपर फैक्ट्री से ब्रिक किल, चिमनी जिसको कहते हैं, रिफाइनरी, स्मेल्टिंग प्लांट्स, फॉसिल फ्यूल जो जलते हैं इस छोटी बड़ी फैक्ट्री में, हमारी गाड़ियों से निकलने वाले जो धुएं हैं, इन सब चीज़ों की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है एयर के ऊपर, एंड यू कैन सी दिस इफेक्ट हियर ऑन द ताजमहल एज वेल, है ना। हम इन सबके सॉल्यूशंस की भी बात करेंगे, डोंट वरी, बट अभी हम लोग प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। नेक्स्ट है वाटर पॉल्यूशन। बेसिक चीज़ है, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल जो वेस्ट हैं जो हम लोग पानी में डिस्चार्ज करते हैं उसकी वजह से हमारा पानी गंदा होता है। एक छोटा सा डाटा याद कर लो कि एक बूंद पानी भी, एक 1 ड्रॉप ऑफ वाटर कैन पॉल्यूट 8 ड्रॉप्स ऑफ वाटर। अपने से 8 गुना ज़्यादा जो है ये पॉल्यूट करता है ना। तो 1 ड्रॉप ऑफ वाटर कैन पॉल्यूट 8 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, मतलब 1 लीटर जो है पानी 8 लीटर पानी को गंदा कर सकता है। तो यू कैन अंडरस्टैंड द एक्सटेंट ऑफ पॉल्यूशन, इट इज इंक्रीजिंग। ठीक है। तो इसके पीछे जो कल्प्रिट्स हैं वो पेपर और पल्प इंडस्ट्रीज हैं, केमिकल इंडस्ट्री है, डाई इंडस्ट्री है, पेट्रोलियम रिफाइनरी है, टैनरीज है ना।
इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री है, ये सब क्या करते हैं, इनके यहाँ जो भी जो वेस्ट मटेरियल है उसे ये लोग क्या करते हैं, उसे सीधे की सीधे नदियों में, रिवर्स में, जो भी वाटर सोर्सेस हैं आसपास में, वहां उसको निकाल देते हैं, है ना। अब उसका इफेक्ट क्या होता है कि वो जो वाटर बॉडी है वो कंप्लीटली उससे पॉल्यूटेड होते चला जाता है, एंड दैट इज कॉजिंग वाटर पॉल्यूशन, है ना। एंड ये तो आप देख ही रखते हो, है ना। ये तो, इसमें तो हमारा रोल बहुत है ना, प्लास्टिक वगैरह एंड ऑल दिस थिंग्स व्हाट एवर वी आर थ्रोइंग अवे, है ना। तो ये इसके लिए हम भी जिम्मेदार है, सिर्फ इंडस्ट्री से नहीं, हम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, हम इस चीज़ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है ना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थर्मल पॉल्यूशन। देखो थर्मल पॉल्यूशन क्या है बेसिकली, कि आपने सुना होगा मशीन्स को ठंडा करने के लिए कूलेंट के तौर पे वाटर इज बीइंग यूज्ड। मशीन्स जब गर्म हो जाती है उसको ठंडा रखने के लिए यूज किया जाता है पानी का। अब वो जाहिर सी बात है कि व्हेन दैट वाटर विल पास थ्रू हॉट वाटर, तो वो पानी खुद गर्म हो जाएगा। What happens कि once that water passes through the hot machine, that becomes hot, and then that water is disposed of in the rivers। आसपास का जो भी रिवर है या फिर जो वाटर बॉडीज है वहां डिस्पोज कर दिया जाता है ना, ठंडा होने से पहले। चाहे वो न्यूक्लियर पावर प्लांट का हो या फिर वो कोई वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटी हो, है ना, या फिर किसी भी तरह की चीजें, वो वाटर इज नाउ पासिंग अवे। वो वही पानी हम लोग इरिगेशन के लिए यूज करें, उसी पानी को फिल्टर करके बड़े शहरों में पानी वगैरह भी प्रोवाइड किया जा रहा है। अब इससे बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, मिसकैरेजेस होती है ना। एंड दैट्स व्हाई इट इज सेड कि सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन आर क्लोजली रिलेटेड। सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन कैसे क्लोज रिलेटेड है वो मैंने अभी आपको समझाया कि ये जो पानी जो जा रहा है रिवर्स में, ये सेम पानी, चाहे ये पानी हो या फिर ये पीछे जो हमने पढ़ा, है ना, ये सेम वाटर हम लोग यूज करते हैं विदाउट एनी ट्रीटमेंट इन द फॉर द इरिगेशन पर्पस, है ना। तो जाहिर सी बात है कि हमारे सॉइल का पॉल्यूशन वो भी बढ़ने वाला है। हम लोग जो ग्लास, केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, है ना, पैकेजिंग, जो भी हमारा पैकेट वगैरह आता है, साल्ट, गार्बेज, ये सब कुछ भी जो भी हम लोग डालते हैं, है ना, पानियों में, वो जब जाके फिर जब उससे जो केमिकल्स वगैरह जो डिस्पोज होते हैं वो वाटर में मिक्स होता है, और फिर वही जब वाटर हमारी मिट्टी के साथ मिलता है तो सॉइल की यूजफुलनेस को कम कर देता है ना। साथ साथ रेन वाटर जो हम लोग, मतलब एक सबसे बड़ा सोर्स है हमारे लिए ग्राउंड वाटर का, वो भी क्या होता है, परकोलेट होता है, और उससे भी हमें काफ़ी हद तक वो पानी जो है वो भी पॉल्यूटेड होता है इस चीज़ की वजह से, और हमारे लिए वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो वी नीड टू वर्क आउट ऑन ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन हमें इस पे ध्यान देने की जरूरत है। यू कैन सी फ्रॉम दिस पिक्चर ही एज वेल कि इंडस्ट्रियल, ये किसी इंडस्ट्री का आउटलेट है, फ्रॉम वेयर यू कैन सी दिस पॉल्यूटेड वाटर इज गोइंग इन अ वाटर सोर्स, है ना, और वहां जाके वो सोर्स जो है वो भी पॉल्यूटेड हो रहा है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट नॉइज पॉल्यूशन। आजकल डीजे किसे नहीं पसंद है भाई, हाँ, डीजे बजेगा तो पप्पू नाचेगा। तो देखो 70 टू 80 डेसिबल, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा साउंड चैप्टर फिजिक्स में, है ना। तो 70 टू 80 डेसिबल ऑफ साउंड जो है, साउंड को मेजरमेंट का जो यूनिट है डेसिबल है, वहां तक इट इज ओके। बट वंस इट क्रॉसेस 80 डेसिबल इट इज कंसिडर्ड एज नॉइज। और डीजे वगैरह का तो 120 तक जाता है भाई, यार तो समझ लो कितना नुकसान हो रहा है हमें। तो इससे सिर्फ और सिर्फ इंसान को इरिटेशन और एंगर ही नहीं होता है, आपको सुनने में भी दिक्कत होने लगेगा, है ना, बीपी बढ़ सकता है, और भी साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हो सकते हैं हमारे ऊपर। तो जो अनवांटेड साउंड है ना, वो स्ट्रेस का कारण बनता है ना। हमें महसूस नहीं होता, थोड़ी समय के लिए मजा आता है, लेकिन वहां से जब निकलोगे उसके बाद तुम्हें आफ्टर मैथ उसका इफेक्ट समझ में आता होगा, है ना। तो हमें इस चीज को समझना है। खैर ये डीजे ही इकलौता ऐसा कारण नहीं है, इंडस्ट्रीज में भी काफी ऐसा नॉइज होता है मशीनरी चलने की वजह से, फैक्ट्री इक्विपमेंट्स, जनरेटर्स, है ना, इन सभी इलेक्ट्रिकल जो ड्रिल्स होते हैं, रोड पे जो ड्रिलिंग वगैरह का काम होता है, इनमें काफी ज्यादा नॉइज होता है, एंड दे आर वेरी वेरी हार्मफुल फॉर आवर ईयर्स एंड फॉर अस एज वेल। सो हमें यहाँ भी ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं, हमने बात तो कर ली सारे तरह के पॉल्यूशन की, नॉइज पॉल्यूशन हमने पढ़ लिया, थर्मल पॉल्यूशन पढ़ लिया हमने, वाटर पॉल्यूशन पढ़ लिया हमने, एयर पॉल्यूशन पढ़ लिया, है ना। मैंने कहा ना कि काफी, मतलब आपको इन ब्रीफ पढ़ना है, बहुत ज्यादा आपको डीप जाने की जरूरत नहीं है, और मैं लेके भी नहीं जाता हूँ, मैं चाहूँ तो आपको लेके जा सकता हूँ, बट आई डोंट फाइंड इट दैट मच यूजफुल, क्योंकि आपको बस बोर्ड एग्जाम्स देने हैं, मैं भी समझ रहा हूँ इस बात को। सो लेट इट कीप इट सिंपल, है ना। सो अब हम बात करते हैं, प्रॉब्लम्स की तो बात कर ली हमने, अब उसको कंट्रोल भी तो करना होगा, सॉल्यूशन भी तो देना होगा। यहाँ देखो लिखा हुआ है, एवरी लीटर ऑफ वेस्ट वाटर डिस्चार्ज बाय आवर इंडस्ट्री पॉल्यूट्स 8 टाइम्स द क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वाटर। जितना पानी हम लोग डिस्चार्ज करते हैं इंडस्ट्री से, उसका 8 गुना पानी फ्रेश वाटर मतलब पॉल्यूटेड होता है ना, मैंने लिख भी रखा है। लेट्स टॉक अबाउट सम सजेशंस, और ये जरूरी नहीं है कि यहाँ जो सजेशन लिखे हैं वही होंगे, आप अपने सजेशंस भी एग्जाम्स में लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आपको मार्क्स वही मिलेंगे, है ना।
सबसे पहला कहता है कि हम लोग पानी के यूज को मिनिमाइज कर सकते हैं, उसे रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, दो या दो से ज्यादा स्टेजेस पे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैन बी अ वेरी गुड, आई मीन वेरी गुड सॉल्यूशन फॉर दिस थिंग। मैं आपको यहाँ बताते चलूँ कि तमिलनाडु जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने ये कंपलसरी कर दिया, आप जितने भी नए कंस्ट्रक्शन होंगे, जितने भी नए मकान वगैरह बनेंगे, वहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग का ऑप्शन देना इज मैंडेटरी, है ना। चाहे वो कोई भी कॉम्प्लेक्स हो, ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स हो, कुछ भी हो, आपको रेन वाटर हार्वेस्ट करना है, ये चीज़ आपको बनानी होगी, है ना। सो दैट इज अ वेरी गुड स्टेप बाय द गवर्नमेंट एंड आई अप्रिशिएट दिस थिंग। सारे स्टेट गवर्नमेंट को ये चीज़ सीखने की जरूरत है, और ये चीज़ ऐसा ऐसा लॉ लाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वाटर इज गोइंग टू बी अ काइंड ऑफ वेरी मच क्रिटिकल थिंग फॉर अस। जो गर्म पानी है, जो इफ्लुएंट्स हैं, जब हम लोग नदी या फिर अभी हमने थर्मल पॉल्यूशन में पढ़ा, उसको निकालने से पहले हमें उसे ठंडा करना चाहिए, ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। उसको 3 स्टेज में कर सकते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू, है ना, उसमें स्क्रीनिंग करेंगे, ग्रीनिंग करेंगे, सेडिमेंटेशन करेंगे, जो भी पार्टिकल्स वगैरह उसको साइड कर लेंगे, है ना, ताकि वो वाटर के साथ जाके मिक्स नहीं हो। तो उससे क्या होता है, देखो वो पार्टिकल्स या फिर जो सेडिमेंट्स है वो जो वाटर के साथ मिक्स होंगे, तो जाहिर सी बात है जो मरीन लाइफ है वो भी काफी हद तक डिस्टर्ब होगा, है कि नहीं। तो ये इससे फायदा हो जाएगा जब आप उसको सेपरेट कर लोगे। बायोलॉजिकल प्रोसेसेस भी हम लोग यूज कर सकते हैं, बायोलॉजिकली उसको साफ करने का काम कर सकते हैं। टर्शियरी है कि बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल तीनों यूज कर दें, है ना। हम लोग इसमें क्या करेंगे, जो वेस्ट वाटर है उसको रिसाइकल करेंगे, रिसाइकलिंग प्लांट हम लोग स्टेब्लिश कर सकते हैं, उस पानी को रिसाइकल करें और फिर हम लोग उसको रिलीज करें, है ना। अब देखो, अब इसके साथ साथ हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया जो है सबसे लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करने में। सबसे ज्यादा पानी कहीं अगर पूरे वर्ल्ड में कोई एक्सट्रैक्ट करता है तो इंडिया। अकेले 25% पानी हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं पूरी दुनिया का, जो जो ग्राउंड वाटर जो रिसोर्स है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। ओवर ड्राइंग ऑफ ग्राउंड वाटर रिजर्व्स बाय इंडस्ट्री वेयर देयर इज थ्रेट टू ग्राउंड वाटर रिसोर्स आल्सो नीड्स टू बी रेगुलेटेड लीगली। यहाँ तो इंडस्ट्रीज की बात हो रही है, एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा हम लोग एक्सप्लॉइट करते हैं यहाँ पे। 90% जो वाटर है ना, जो एक्सट्रैक्शन हमारा है, 90% जो वाटर है वो हम लोग एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए एक्सट्रैक्ट करते हैं, जबकि हमारे यहाँ इतनी सारी नदियां हैं, that much of rivers we have, but still we are extracting that much of groundwater. So this is going to be a very serious problem for us. उसके साथ साथ जो एयर में जो पार्टिकुलेट मैटर है उसको हम लोग घटा सकते हैं, कैसे भाई। तो हम लोग जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स लगा सकते हैं। जो चिमनीज होती हैं, जो फैक्ट्रीज की जहाँ से स्मोक वगैरह निकलता है, हम वहाँ प्रेसिपिटेटर्स वो लगा सकते हैं। वो पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर लेती है, उसको रोक के रखती है, वो हमारे एटमॉस्फेयर में जाके मिलता नहीं है ना। फैब्रिक फिल्टर्स हम लोग यूज कर सकते हैं। इनर्शियल सेपरेटर हम लोग, आई मीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेपरेटर्स यहाँ पे, आप इसको आसान शब्दों में समझिए तो सेपरेटर हम लोग यूज कर सकते हैं, जिससे कि जो पार्टिकल्स हैं वो जो है एयर में मिक्स नहीं हो, है ना। स्मोक को हम लोग घटा सकते हैं। कोल की बजाय हम लोग ऑयल और गैस अगर यूज करते हैं तो वहाँ डेफिनेटली स्मोक कम होगा। उसके साथ साथ कोल का जो एस, जो राख है, वो भी तो हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। तो एस वाला भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकता है ना। उसके साथ साथ हम लोग जनरेटर्स वगैरह में साइलेंसर यूज कर सकते हैं नॉइज पॉल्यूशन से बचने के लिए, है ना। सारी मशीनरी को हम लोग रीडिजाइन कर सकते हैं ताकि उसकी इफिशियंसी बढ़ सके और नॉइज घट सके, है ना। नॉइज को कम करने के लिए, उसकी इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए हम लोग ये चीज, ये सॉल्यूशन भी एक यूज किया सकता है ना। तो नॉइज अब्जॉर्बिंग मटेरियल्स में भी यूज अपार्ट फ्रॉम पर्सनल यूज ऑफ ईयर प्लग एंड ईयरफोन्स, हम लोग नॉइज अब्जॉर्ब करने वाले मटेरियल्स भी बना सकते हैं, है ना, ईयर प्लग्स और ईयरफोन्स में जो है। तो ये सारी चीजें भी हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर भी ध्यान दे सकते हैं। इससे क्या होगा, द चैलेंज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद इन्वायरमेंटल कंसर्न। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है मेरे भाई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि हमारी प्रेजेंट डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है वो पूरी भी हो जाए और हमारे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान भी ना पहुंचे, फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा रहे, है ना। इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो कहता है इस चीज को अचीव करने के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ हमें इन्वायरमेंट के ऊपर भी ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ना। अब हम बात करते हैं कि इंडस्ट्री की, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी, ये जो है एक तरीका बताता है। तो क्या तरीका बताया इसने, देखो, एनटीपीसी एक मेजर पावर प्रोवाइडिंग कॉर्पोरेशन है इंडिया का, है ना। तो इसका एक बड़ा ही यूनिक अप्रोच है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का, उसको प्रोटेक्ट करने का, है ना, प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करने का। जैसे कि क्या करता है, तो ये क्या करता है कि सबसे पहले इसने कहा कि आप जो भी पुरानी टेक्नोलॉजी है उसको चेंज करो, अपग्रेड करने की जरूरत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी अभी तक इस चीज़ पे कम्प्लीटली ध्यान नहीं दिया है, तो दिस इज वी कैन से कि फुर्सत ही नहीं है अभी गवर्नमेंट के पास, है ना।
कि इन सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाए, जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स हैं वहाँ आप उसके मशीन्स वगैरह को अपग्रेड करो, है ना। वेस्ट जनरेशन को मिनिमाइज कीजिए और एस यूटिलाइजेशन को बढ़ाइए। एस राख जो उसका, जो कोल जला के हम लोग पावर प्रोड्यूस करते हैं थर्मल पावर प्लांट से, तो राख का ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूटिलाइज कीजिए अलग कामों में, उससे पॉल्यूशन कम होगा। लेकिन गवर्नमेंट को फुर्सत नहीं है, मैं कह तो रहा हूँ। उसके साथ साथ ग्रीन बेल्ट डेवलप करें ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे, पेड़ पौधे लगाइए आसपास में, है ना। जो कि एक ये पावर प्लांट खुद से करती है काफ़ी हद तक। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को हम लोग हटा सकते हैं एस पॉन्ड मैनेजमेंट के थ्रू, एस वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू, है ना। अब जैसे गड्ढा वगैरह है उसको आप वहाँ राख यूज़ कर सकते हो उसको फिलअप करने के लिए, पॉन्ड वगैरह के लिए। इस तरह की चीज़ें जो है आप काफ़ी हद तक यूज़ कर सकते हो। साथ साथ इसको मॉनिटर कीजिए, ऑनलाइन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप कीजिए हर पावर स्टेशन का। वहाँ देखिए कि कहाँ वहाँ पे मतलब कितना ज़्यादा पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूशन है और वो कितना हेल्प कर रहा है, वापस से वो कितना कवर अप करने की कोशिश कर रहा है, वो क्या क्या एफर्ट्स डाल रहा है पॉल्यूशन को, मतलब इस पॉल्यूशन को कम करने के लिए या फिर इन्वायरमेंट के डैमेज को कवर अप करने के लिए। उसने कितना ग्रीन बेल्ट डेवलप किया, उसने कैसे कैसे मैनेजमेंट किया। ये सारी चीज़ें अगर हम लोग करते हैं तो इट माइट बी पॉसिबल कि हम लोग जो है इस तरह के पॉल्यूशन से बच सकते हैं या फिर उसको काफ़ी हद तक घटा सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट इन दिस चैप्टर। सो आई होप कि आपको चैप्टर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। विल मीट अगेन इन सम अदर चैप्टर। टिल देन कीप ऑन सपोर्टिंग एसएसटी गुरु। स्टे सेफ, है ना, घर पे रहिए, एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए।